सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आशा है आप कुशल मंगल होंगे भाई। तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है कि नहीं। हमने सिलेबस पहले कर लिया था भाई, और क्या कहते हैं, हम रिवीजन सेट स्टार्ट कर रखे हैं। तो 15 रिवीजन सेट बोले थे आपको करवाने के लिए भाई। तो 14वां आपका आज स्टार्ट होगा और 15 कल। तो भाई हमने कंप्लीट क्या कहते हैं 15 दिन में 15 रिवीजन सेट कर लिए हैं। तो भाई जो आपको करवाया है, ठीक है कि नहीं, उसको आप रिवाइज करें। उसके लिए भाई एग्जाम्स के लिए आपको शुभकामना है। तो अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है, ठीक है कि नहीं, जो आज तक जो क्वेश्चन अटके हैं उनको एक बार क्या है दोबारा से ट्राई करके देखो भाई, ठीक है कि नहीं। दोबारा से उस पर फोकस करो, क्योंकि जो एग्जाम्स में भाई पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आगे बनाएगा एग्जामिनर, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। तो अपने कंसेप्ट क्लियर करो और जो क्या कहते हैं फार्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको अपना याद करो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं भाई। 14 डिवीजन सेट, इसको पढ़ लेंगे और भाई ट्राई करेंगे आपकी। तो क्या कह रहा है भाई, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2 3 5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, तो अकेले सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई वर्क की रेशो दे रखी है एबीसी की, एबीसी की वर्क की रेशो दे रखी है। जनरली हम क्या करते हैं भाई, टाइम का एलसीएम लेकर फिर हम वर्क की रेशो निकालते हैं। यहां पहले से दे दी है तो अच्छी तो बात हो गई, ठीक है नहीं। तो ये आपका वन डे वर्क कह सकते हैं या वर्क एफिशिएंसी कह सकते हैं। वर्क एफिशिएंसी है 2 3 5 की। तीनों जो मिलकर है, तीनों मिलकर 27 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो अभी यहां तीनों का काम कितना आ गया भाई, तो यहां मैं अगर जोड़ूंगा तो तीनों का काम 5 3 8 2 10 आ गया है। तो 27 दिन में पूरा काम किया, तो मैं कैसे मान लेता हूं भाई कि 270 काम किया है। मैंने लेट कर लिया कि इन्होंने 270 काम किया है तीनों ने, ठीक है कि नहीं। एक दिन में 10 कर सकते हैं, पूरा काम 27 में किया है, तो 270 काम किया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं भाई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई एक साथ काम करते हुए तीनों 27 में कर रहे हैं, और ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। तो भाई ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। तो अगर मैं 15 दिन काम कराऊं, ठीक है नहीं, 15 डेज अगर मैं काम कराऊं, तो 15 दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई। 15 से गुणा कर दूंगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। क्लियर। टोटल काम मैंने 270 माना है, 270 में से इन्होंने कर लिया 75 काम, तो शेष काम कितना बच गया, 195 बच गया। अब वो जो शेष काम है वो सी ने करना है, तो सी कितने दिन में कर देगा भाई। सी की एफिशिएंसी 5 है, तो मैं 5 से भाग कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो जब 5 से भाग करूंगा तो 39 आ जाएगा भाई, तो 39 दिन में कर देगा। बात क्लियर, ठीक है कि नहीं। तो यहां एफिशिएंसी पहले से दे रखी है, जो हम एलसीएम लेते थे उसका टाइम बल्कि बच गया, तो अच्छी बात हो गई भाई ये तो हमारे लिए, ठीक है कि नहीं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी फिर वही तरीका है आपका। तो जो उसने दोनों ने किया आपका 15 दिन काम, तो 15 दिन में कितना कर लिया, 75 कर लिया, ठीक है। टोटल 270 है, रह गया 195। अब सी कितने में करेगा, टाइम का फार्मूला है आपका, जो काम करना है और जो एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर दो। तो काम करना है मुझे 195, ठीक है कि नहीं, और एफिशिएंसी सी की 5 है, तो 39 दिन में कर देगा। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेंगे भाई। क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक काम को क्रम से 18 24 और 36 में कर सकते हैं। पहले दिन बी ए की सहायता करता है और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। यह 2 दिवसीय चक्कर ए और बी से शुरू होकर काम होने तक दोहराया जाता है भाई। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये बात पूछी है भाई, ठीक है। तो कोई नहीं, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक बार। तो ए, बी और सी, ए करता है 18 दिन में और भाई बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 36 दिन में। तो हम इसका क्या करेंगे भाई, हम इसका एलसीएम ले लेंगे भाई। तो 72 मैंने एलसीएम ले लिया है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली, वन डे वर्क निकाल लिया। अब क्या कह रहा है भाई, उसने बोला पहले दिन बी ए की सहायता करता है, ठीक है कि नहीं। तो भाई 2 दिनों में, इन 2 डेज,
ठीक है कि नहीं। फर्स्ट डे ले लेता हूं सबसे पहले तो फर्स्ट डे जो काम हुआ, ए तो था ही 4 काम, साथ में हेल्प कर दी बी ने, तो 3 काम हो गया, यानी 7 काम कर दिया। फिर सेकंड डे क्या हुआ, सेकंड डे ए तो है ही 4, साथ में अब सी आ गया 2, तो यानी कि 6 काम हो गया भाई। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 2 दिन में, ठीक है, इन 2 डेज में 7 और 6 13 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है भाई, 13 काम हो रहा है। तो अगले 2 दिन में भी कितना होगा भाई, अगले 2 दिन में भी 13 ही काम होगा। ऐसे करते करते मुझे 72 काम करवाना है, तो मैं काम कर लेता हूं भाई, 5 से गुणा कर लेता हूं, नजदीक पहुंचा देता हूं। तो 13 पंजे 65 काम जो है 5 दूनी 10 दिन में हो जाएगा। क्लियर भाई, 10 दिन में 65 काम हो जाएगा। अब 11वें दिन जब बारी आएगी तो ए तो रहेगा ही, साथ में बी रहेगा, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है कि काम 72 करवाना है, तो 72 में से 65 हो गया तो कितना रह गया, 7 रह गया, और ये 7 काम कर देंगे भाई। तो जो 11th डे है आपका, उसमें ए और बी रहेंगे आपके, तो 3 + 4 ये 7 काम कर देंगे। तो 65 7 72 काम हो गया, कितने दिन में हो गया, 11 दिन में हो गया भाई, यही पूछा था। तो 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बात क्लियर, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 10 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को करती हैं, तो 5 दिन में होता है। यदि एक महिला अकेला कार्य करे तो उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा भाई। तो यहां पर मैं भाई सेट मोड फार्मूला लगा लूंगा अपना। तो 5 आदमी और 6 औरत कर रही हैं 8 दिन में, तो सब्जेक्ट इनटू टाइम ये वर्क हो गया आपका। इसी प्रकार 10 पुरुष, ठीक है कि नहीं, और 7 महिलाएं कर रही हैं, वो कर रही हैं 5 दिन में, तो ये भी वर्क हो गया आपका। और अब वो कह रहा है एक महिला कितने दिन में करेगी, ये मैं मान लेता हूं x दिन में करेगी। तो यहां से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 50 आदमी, ये हो जाएगा 40 आदमी, 50 में से 40 घटाऊंगा तो 10 आदमी भाई, ठीक है कि नहीं। फिर यहां पर 48 औरत, यहां आपका क्या कहती हैं 35 औरत, तो 48 में से 35 घटाऊंगा तो 13 औरत हो गई भाई, ठीक है। तो यहां से आदमी औरत का जो अनुपात है वो 13:10 आ गया, मतलब इनकी एफिशिएंसी 13:10 आ गई। तो अब मैं x किलो निकालनी है, तो इन दोनों को उठा के चलेंगे भाई, इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे। तो यहां आदमी की जगह 13 रख दूंगा और डब्लू की जगह 10 रख दूंगा। तो भाई 130 और 70 200 हो जाएगा। तो 200 गुणा में 5 और डब्लू की जगह में 10 रखना है, तो 10x, 0 से ये 0 कट जाएगी, 20 पंजे 100 दिन में करेंगी भाई। कितने दिन में करेंगी, 100 दिन में करेंगी। तो आसान क्वेश्चन था, सेट मोड लगाना है, सब्जेक्ट इनटू टाइम करना है, फिर इक्वेट कर देना है भाई। पहली 2 इक्वेशन से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी, फिर उसके बाद लास्ट की 2 इक्वेशन में जब एफिशिएंसी पुट करोगे तो टाइम निकल जाएगा भाई। आगे चलते हैं। तो भाई 4th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है कि नहीं। ए जो है 24 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो क्या कहते हैं 36 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम ले लूंगा भाई, 72 आ गया, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गई होगी, ये तो हर क्वेश्चन में हम करते ही हैं। फिर वो क्या कह रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, ठीक है भाई। तो एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, एक दिन का काम निकाल लेता हूं, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। तो ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, तो ए का 4 दिन का काम निकाल लेता हूं, 12 आ गया। ए का 4 दिन का काम कितना आ गया, 12 आ गया। शेष काम बी करता है, तो शेष काम कितना बच गया भाई, 72 में से 12 गए, 60 काम बच गया। ये 60 काम बी ने किया है, ए ने 12 काम किया है और बी ने 60 काम किया है, ठीक है। कितने दिन में किया है वो चीज नहीं पूछी है उसने, ठीक है कि नहीं। अगर ये पूछा होता कितने दिन में किया है तो मैं कह देता भाई 30 दिन में किया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसने बोला है मजदूरी 4800 रुपये है, तो बी की मजदूरी बताओ। तो जो कार्य का अनुपात है वही तो मजदूरी का अनुपात है, तो भाई मजदूरी है 4800, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, टोटल काम की मजदूरी है, तो टोटल काम 72 है, 72 से भाग कर दूंगा। निकालनी बी की मजदूरी है, बी ने कार्य किया है, 60 60 से गुणा कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 से काट दूंगा 20, 20 गुणा में 200 करूंगा तो 4000 आ जाएगी भाई मजदूरी बी की। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो भाई पढ़ लेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता, ठीक है कि नहीं। यानी कि 3 केस हैं भाई, यहां पर एक तरह से यूं कह सकते हो आप, ये 3 केस बना रखे हैं उसने। तो एक तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल टाइम था, वो कितना था वो मैं मान लेता हूं भाई, वो मैंने मान लिया। ओरिजिनल स्पीड s थी, ओरिजिनल टाइम उसका t था। क्लियर। अब वो कह रहा है अपनी चाल में 6 किलोमीटर की तेजी लाता, तो 6 किलोमीटर की तेजी का मतलब 6 किलोमीटर बढ़ाता, तो स्पीड पहले s थी, अब उसने कर ली s + 6। तो कह रहा है टाइम उससे 30 मिनट कम लगता, मिनट के घंटे बना लो क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसके घंटे बना लो, तो उससे 30 मिनट ज्यादा लगता, ठीक है कि नहीं। 6 किलोमीटर की सॉरी तेजी लाता तो 30 मिनट कम लगता, ठीक है नहीं, अगली लाइन पड़ गया था, तो 30 मिनट कम लगता, यानी कि t - आधा घंटा कम लगता। क्लियर। अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये कह रहा है कि अगर वो चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे भाई, धीमा कर दे, यानी स्पीड जो है उसकी वो s - 4 कर दे, तो अब उसे 30 मिनट ज्यादा लग रही है। 30 मिनट ज्यादा मतलब आधा घंटा ज्यादा लग रहा है भाई। क्लियर। तो ये 3 कंडीशन हो गई हैं आपकी, कितनी कंडीशन हो गई हैं, 3 कंडीशन हो गई हैं। तो इन 3 कंडीशन के बेस पे मुझे अब क्या निकालना है, पड़ेंगे उसकी वास्तविक चाल बताओ, तो ओरिजिनल स्पीड बतानी है। कई बार क्या होता है, डिस्टेंस पूछता है वो, ठीक है कि नहीं, कई बार स्पीड पूछ लेता है और कई बार टाइम भी पूछ सकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट फाड़ना है भाई। क्या शॉर्टकट फाड़ना है आपका, डिस्टेंस का फाड़ना डिस्टेंस का है, मगर स्पीड टाइम पूछी है तो इसी से निकल जाएगी। तो भाई डिस्टेंस का फाड़ना है टाइम का डिफरेंस, ठीक है कि नहीं, टाइम का डिफरेंस और स्पीड की गुणा और बटे में स्पीड का डिफरेंस, ये आपका शॉर्टकट फाड़ना है। और ये 2 फाड़ने हैं। अगर यहां स्पीड पूछे तो भाई ये वाला लगा लो, और टाइम पूछे तो फिर ये वाला लगा लो। स्पीड का डिफरेंस, ठीक है कि नहीं, मोड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है, पहले वाला बड़ा है बाद वाला बड़ा है। तो स्पीड का डिफरेंस और भाई टाइम की गुणा और बटे में टाइम का डिफरेंस। क्लियर। ये आपका फार्मूला है। स्पीड निकालनी हो तो ये लगाना है, टाइम निकालना हो तो ये वाला लगाना है, और डिस्टेंस निकालना हो तो कोई सा लगा सकते हो, फिर आपकी मर्जी है। क्लियर। तो अभी मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं ये वाला लगाऊंगा। तो भाई पहले टाइम का अंतर कितना दे रखा है, देखो पहले 2 केस में देखूं मैं, सेकंड को फर्स्ट से कंपेयर करूं तो टाइम मेरा आधा घंटा कम लग रहा है, तो टाइम का डिफरेंस आधा हो गया, तो मैं यहां लिख दूंगा टाइम का डिफरेंस आधा। ठीक है भाई, टाइम का डिफरेंस आधा घंटा। स्पीड की गुणा, अब पहले स्पीड कितनी थी नहीं पता, s थी, अब स्पीड 6 बढ़ गई है तो अब हो गई s + 6, तो ये हो गई स्पीड की गुणा, नीचे है स्पीड का अंतर तो इनका अंतर 6 है। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब मैं ले लेता हूं फर्स्ट और थर्ड केस, ठीक है कि नहीं। पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूंगा। तो अब मेरी स्पीड 4 कम हो गई है, समझ में आई बात, और टाइम मेरा आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। तो टाइम आधा घंटा ज्यादा लगे चाहे आधा घंटा कम लगे, डिफरेंस तो आधा ही हुआ ना, तो टाइम का अंतर आधा। स्पीड पहले मेरी s थी, अब मेरी स्पीड हो गई है 4 कम s - 4, और यहां स्पीड का अंतर हो गया 4। ठीक है कि नहीं। तो हमने फार्मूला लगा दिया। अब इससे क्या आया, इससे दूरी आई, और इससे क्या आया, इससे भी दूरी आई, और दूरी बराबर है तो दोनों बराबर रख देंगे, और भाई यहां पर अब इसको सोल्व कर लेंगे, डिस्टेंस मेरा आ जाएगा। तो आधे से आधा कट जाएगा, s से s कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2s प्लस में 12 और भाई 3s माइनस में 12, तो 24 मेरी क्या आ गई, स्पीड आ गई। यही पूछी थी भाई, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये शॉर्टकट फार्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में भी आते हैं और कांस्टेबल में भी आया हुआ है भाई, ठीक है नहीं। कुछ नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बताया है भाई, मैथ कर रहे हो तो मतलब ये कोई मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है भाई, कि भाई दिल्ली पुलिस का मैथ करा रहा हूँ, बैंक का करा रहा हूँ, सीजी लगा करा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, सीएचएस लगा करा रहा हूँ, रेलवे का करवा रहा हूँ भाई। मैथ जब कर लिया, चाहे चंडीगढ़ पुलिस का हो, चाहे DSSS का हो, ठीक है कि नहीं, चाहे आपका सीजीएल का और चाहे उसका, मैथ तो मैथ है भाई, ठीक है नहीं। चैप्टर का फर्क हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई चैप्टर उसमें ना आए, कोई चैप्टर उसमें ना आए, लेकिन जब स्पीड टाइम का चैप्टर आ गया, वर्क टाइम का चैप्टर आ गया, तो मतलब फिर क्वेश्चन तो कुछ भी दे सके, वो उसकी मर्जी है। तो भाई ये बिल्कुल भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं, अपना ब्रेन वॉश करने की जरूरत है नहीं भाई। तो जो हमने तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा बैच हो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है कि नहीं। बस अपना
क्या कहते हैं कंसेप्ट क्लियर करो और अपना फार्मूले रिवाइज करो, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन कहीं का कोई से में आ सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर दो बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। ठीक है भाई, तो भाई 8 मिनट के अंतराल पर बस चली, ठीक है कि नहीं। ये पहली बस है भाई, ये पहली बस थी, तो ये 8 मिनट के अंतराल पर चली, ये 8 मिनट के बाद यहां पहुंच गई है, सपोज करो पहली बस, और फिर दूसरी बस यहां है। क्लियर। अब विपरीत दिशा से भाई, ठीक है कि नहीं, एक बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। ठीक है कि नहीं। तो यहां से विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है भाई, ये, ठीक है कि नहीं, ये पर्सन है आपका, मैन है, ठीक है कि नहीं। और इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है क्या कहते हैं, कितनी दे रखी है भाई, वही तो निकालनी है। तो इसकी स्पीड तो निकालनी है भाई, इसकी स्पीड निकालनी है, और बस की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो भाई 8 मिनट में हम ये देखेंगे कि भाई 8 मिनट में कितनी, क्या कहते हैं, दूरी तय करी। दोनों बस ने 8 मिनट में कितनी दूरी तय करी, ये चीज मैं देख लेता हूं भाई। तो 60 मिनट में कर रही है 30 किलोमीटर दूरी, तो मैं ये कह सकता हूं कि आधे मिनट में, ठीक है कि नहीं, या 2 मिनट में कह सकता हूं, ठीक है कि नहीं, 2 मिनट में करेगी 1 किलोमीटर दूरी। और 8 मिनट में कितनी करेगी भाई, 4 दूनी 8 कर दूंगा, ठीक है कि नहीं, 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर हो गया है भाई। कितना डिस्टेंस हो गया है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया है आदमी और दूसरी बस के बीच में। क्लियर है भाई। तो आदमी जब इससे मिला, अब इससे मिल गया आदमी, ठीक है कि नहीं, मिलने के बाद अब जब दूसरी बस से मिलेगा तो बीच में कितना गैप है, बीच में 4 किलोमीटर का गैप है, ठीक है कि नहीं। और वो मिलता है 6 मिनट में। तो मीटिंग टाइम जो है, अब जो मीटिंग टाइम है आदमी का और दूसरी बस का, ठीक है कि नहीं, तो वो जो मीटिंग टाइम है वो मेरा 6 मिनट का है। और मीटिंग टाइम का आपका फार्मूला है भाई, पहले क्या करो, पहली बस से मिला लो, ठीक है कि नहीं, पहली बस से मिलाने का कोई तुक नहीं है, ठीक है नहीं, वैसे मिला लो भाई, ये पहली बस से मिल गया, जब भी मिला उसके बाद जब दूसरी बस आ रही होगी तो उनमें 8 मिनट का गैप है, तो 8 मिनट में मैंने दूरी निकाल ली 4 किलोमीटर। तो अब ये इस बस से जब मिलेगा तो 6 मिनट के बाद मिलेगा। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है कि नहीं। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ेंगी भाई, और बस की चाल तो 30 है और आदमी की चाल मुझे पता नहीं है, वो x है, और ये अंतर आपका 6 मिनट का है। 6 मिनट के मैं घंटे बना लेता हूं, 6/60 घंटे कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाहिएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो ये कट जाएगा भाई आपका, 6 से कट गया आपका 10 पर, और 10 की मैं 4 से गुणा कर लेता हूं, 40, ठीक है कि नहीं, 40 किलोमीटर। और ये घंटा हो चुका है आपका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गया, क्योंकि घंटे इधर आ जाएगा, किलोमीटर है ही पहले। तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है कि नहीं, और प्लस में x, तो 40 में से 30 घटाऊंगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड आ गई है भाई व्यक्ति की। यही पूछा था भाई, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन बढ़िया है। ये बस दो बस बिचलाने के लिए दे रखी है उसने। दो बस का मतलब यही था कि भाई दोनों बस के बीच की दूरी निकल जाए, ठीक है कि नहीं। तो दोनों बस के बीच की दूरी निकल गई, पहला आदमी इससे मिला, ठीक है कि नहीं, पहला आदमी इससे मिला, कितने, कब, कहां से चला, कहां मिला, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इससे मिला, तो ये आदमी यहां मिल गया। अब दूसरी बस जो आएगी वो कितने गैप पर है, वो 4 किलोमीटर के गैप पे है, उससे 6 मिनट के बाद मिलेगी। तो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड का फार्मूला होता है मीटिंग टाइम का, और ये मीटिंग टाइम का फार्मूला तभी लगता है जब दोनों के चलने का समय बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो समय हमने बराबर ले लिया, जिस टाइम इस पे मिला उसी टाइम 8 मिनट के बाद ये चल रही है। क्लियर। तो आगे चलते हैं भाई, 7th क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है, अमित और बीनू 400 मीटर की दौड़ क्रमशः 44 सेकंड और 50 सेकंड में पूरी कर सकते हैं। जब अमित दौड़ पूरी करता है तो बीनू समापन रेखा से कितनी दूर होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई हम ये देख लेंगे, उसने 44 में करी है, उसने 50 में करी है, तो 6 सेकंड से आ रहा है भाई।
तो बिन्नू जो है, बिन्नू, ठीक है कि नहीं, बिन्नू जो है वो 50 सेकंड में, 50 सेकंड में दूरी तय कर रहा है 400 मीटर। क्लियर भाई? तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है भाई? एक सेकंड में करूंगा तो आपकी 8 कर रहा है। मानते हो भाई? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं? तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? एक सेकंड में 8 मीटर दूरी तय कर रहा है। और ये कितने सेकंड से आ रहा है? वो 44 में 50 में, तो 6 सेकंड से आ रहा है। तो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा भाई? ठीक है कि नहीं? 6 से गुणा कर दो, 48 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो 48 मीटर दूर था जब वो पहुंचा, यही पूछा था भाई, ठीक है कि नहीं? कितनी दूर था या कितने मीटर से आ रहा, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो हार रहा है ना उसकी दूरी तय करवानी है, ठीक है कि नहीं? जितने समय से वो हार रहा है और जो हार रहा है उसकी उतने समय में दूरी करवानी है, पता चल जाएगा कितनी दूरी से आ रहा। क्लियर? जो जीता है उसकी दूरी नहीं लेके चलनी, उसका टाइम लेके नहीं चलना, जो आ रहा है उसका लेके चलना है। क्लियर? आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन पढ़ लेंगे भाई। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 की चाल से और शेष भाग 160 की चाल से 9 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो प्रथम भाग की दूरी बताओ। तो भाई कुछ भाग तो उसने तय किया है 40 की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है, और शेष भाग उसने तय किया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और भाई कुल दूरी जो है, कुल दूरी वो 560 किलोमीटर है और वह 9 घंटे 30 मिनट में की है। तो भाई 560 दूरी 9 घंटे 30 मिनट मतलब 9.5 घंटे में की है भाई, ठीक है कि नहीं? तो ये मेरी क्या है, औसत चाल निकाल ली मैंने, कंबाइंड एवरेज निकाल ली, कंबाइंड एवरेज स्पीड निकाल ली भाई, ठीक है नहीं, स्पीड की एवरेज। तो अब इसको भाई फ्रैक्शन में आ गई है, पूरी कट नहीं रही है, फ्रैक्शन में आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 5600 और बटे में ये आ गया आपका 95, ठीक है कि नहीं? पॉइंट हटकर जीरो चली गई, 5 से काट देता हूं, तो 5 से काट दूंगा, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, तो 1120 बटे 19 आ गई। अब ये फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन में जब भी आ जाए तो इसको फ्रैक्शन में से खत्म करने का तरीका क्या है? आप तीनों को गुणा कर लो, इसको भी 19 से कर लो, इसको भी 19 से कर लो और इसको भी 19 से कर लो, तो ये फ्रैक्शन कट जाएगा, तो ये तो बच गई 1120। अब ये कितनी हो गई? 19 चौके 76, 760 हो गई, और इसकी करूंगा 16 नहीं में 144, 14 से लगे 16 एकम 16 और 14 आपका 30 हो गया भाई, ठीक है कि नहीं? तो 3040 आ गई। अब क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा भाई, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 1920 आ गई, और जब क्रॉसली इसको माइनस करूंगा तो ये आपकी जो है 10 में 7 गए 3, 360 आ गई, जीरो से जीरो कट जाएगी, और मैं काट देता हूं भाई 12 पर, 12 से कट गया आपका ये 16 पर, 12 से कट गया ये आपका 3 पर, 16 3 की रेशो आ गई। ये किसकी रेशो आ गई? ये टाइम की रेशो आ गई भाई। कितनी आ गई? टाइम की। अब यहां मेरा जो टाइम बन रहा है वो 19 घंटे बन रहा है, रेशो का जोड़ मेरा 19 घंटे बन रहा है, ठीक है नहीं? जबकि जोड़ मेरा बनना चाहिए 9.5 घंटे, तो 9.5 कब बनेगा? जब मैं 19 को 2 से भाग करूंगा तभी तो 9.5 बनेगा, ठीक है नहीं? तो मैं क्या कर लेता हूं भाई, 2 से भाग कर लेता हूं, तो ये हो गया 8 घंटे और ये हो गया आपका क्या कहते हैं 1.5 घंटा। क्लियर? तो मेरा जोड़ 9.5 बन गया, यानी अब ये एग्जैक्ट टाइम आ गया, पहले रेशो थी अब हमने एग्जैक्ट टाइम निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? गिवन है 9.5, तो इनका जोड़ 9.5 जैसी बनेगा वैसे ही आपकी एग्जैक्ट टाइम बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो अभी पहले रेशो थी फिर एग्जैक्ट टाइम बन जाएगा। अब पूछी दूरी थी, कौन सी दूरी पूछी है? प्रथम भाग की दूरी पूछी है, तो प्रथम भाग 40 की स्पीड थी, तो 40 गुणा में 8 करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा भाई, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 40 प्रथम भाग की और टाइम मैंने 8 घंटे निकाल लिया है, तो 320 किलोमीटर दूरी आ गई है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, तो भाई 9th क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 107 किलोमीटर है, तो मैं स्टेशन बना लेता हूं भाई, ये ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, इनके बीच की दूरी जो है वो 107 किलोमीटर है। क्या होता है
इस ए स्टेशन से एक 1.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन बी के लिए चलना शुरू करती है 90 की चाल से। ठीक है भाई, तो यहां से एक ट्रेन चलती है, ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड 90 है, ठीक है कि नहीं, और ये 1.8 किलोमीटर लंबी है। क्लियर? चलना शुरू करती है भाई ये पहली ट्रेन यहां से। 10 मिनट बाद, ठीक है, इसके ये चलती है, इसके 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चलती है भाई 1.2 किलोमीटर लंबी अन्य ट्रेन स्टेशन बी से चलती है ए की तरफ। तो यहां से आपकी एक दूसरी ट्रेन चल रही है, ठीक है कि नहीं, और ये लंबी है 1.2 किलोमीटर। क्लियर? और भाई 100 की स्पीड से चलती है, इसकी स्पीड 100 है, और ये ए की तरफ चल रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी बताओ जहां पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, पार मिलेंगी नहीं, पार। मीटिंग का अलग फरना रहेगा, क्रॉसिंग का अलग फरना रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं इसमें। पहले मैं मीटिंग करवा लेता हूं इनकी, पहले क्या करवा लें, मीटिंग करवा लें। तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? मीटिंग टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्लियर? मैं एक बार पहले अलग अलग करके दिखा देता हूं, फिर आपको सीधा डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है भाई? ये तभी लगता है जब दोनों के चलने का टाइम सेम हो। अभी चलने का टाइम सेम नहीं है, ये 10 मिनट बाद चल रही है उसकी, ठीक है कि नहीं, ये वाली 10 मिनट चलती है, वो वाली 10 मिनट बाद चल रही है। तो पहले इसको 10 मिनट चला लो, तभी तो टाइम सेम होगा। तो 10 मिनट में चला लेता हूं इसको, ठीक है भाई। तो अब 10 मिनट चलाऊंगा तो इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि भाई 60 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो 10 मिनट में कितनी करेगी भाई? 10 मिनट में 6 से भाग कर दूंगा, तो 6 से 15 छिके 90, तो 15 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये यहां पहुंच गई 10 मिनट में, यहां पहुंच गई। तो 10 मिनट में ये 15 किलोमीटर दूरी तय कर देगी भाई, यहां तक कोई डाउट? अब 10 मिनट के बाद ये यहां पहुंच गई और वो वहां है, और दोनों इकट्ठी चल पड़ी। अब टाइम सेम हो गया चलने का। तो जब ये चल रही हैं उस टाइम जब बीच की दूरी है वो आपकी 107 में से मैं 15 घटाऊंगा तो 92 किलोमीटर दूरी है भाई दोनों के बीच की। क्लियर? तो अब मैं ये देखूंगा मिलेंगी कब। ये मिली है, अभी क्रॉस नहीं कर रही, अभी सिर्फ मिलानी है। तो मैं अभी इनको मिला लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैंने इनको मिला लिया। यहां से ये वाली ट्रेन आई, और क्या कहते हैं, यहां से आपकी ये वाली ट्रेन आई, ये ट्रेन आ गई यहां से, ये यहां मिल गई। तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया आपका, मीटिंग पॉइंट, यहां मिली है, क्रॉस नहीं हुई है। तो अब वो कितना समय है, कितने समय के बाद ये मिली है, वो मुझे जानना है। तो फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस था आपका 92 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है भाई? रिलेटिव स्पीड है 90 प्लस 100, 190 है भाई। कितनी है? 190। ये 190 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है आपकी। जुड़ जाएंगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी, ठीक है नहीं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अपोजिट में जुड़ती है, सेम में घटती है। तो यहां से मेरा टाइम आ गया है, किलोमीटर से किलोमीटर घट के घंटे आ गया है। तो 92 बटे में 190 घंटे कह सकता हूं। तो 92 बटे 190 घंटे के बाद ये मिल जाएंगी। तो अभी ये मिली हैं, अब ये क्रॉस नहीं करी अभी, अब इनको क्रॉस करवाना है। तो इसकी लंबाई तो है 1.8, इसकी लंबाई है 1.2। अब ये कितने समय के बाद क्रॉस करेंगे भाई? अब मैं क्रॉसिंग टाइम निकाल लेता हूं भाई। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? दोनों रेल की लंबाइयों का जोड़। तो दोनों रेल की लंबाइयों का जोड़ यानी 1.8 प्लस में 1.2, ठीक है, ये किलोमीटर आ गई दूरी, और बटे में चालों का जोड़, अपोजिट में है तो चालों का जोड़ वही 190 आ जाएगी। तो 190 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वही किलोमीटर कटने हैं, तो ये 3 हो जाएगी, 1.8 और 1.2 3 हो जाएगी। तो 3 बटे 190 घंटे के बाद ये क्रॉस करेंगी। समझ में आई बात? तो ये मिली। अब क्रॉस कितने के बाद हुई? मान लिया क्रॉस ये यहां हो गई, सपोज करो, ठीक है कि नहीं, क्रॉस यहां हो गई, ये यहां क्रॉस हो गई, ठीक है कि नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ऐसे ये यहां, तो मान ले इतने समय के बाद क्रॉस हो गई है यहां।
तो ये वाली जो ट्रेन थी, पहली ट्रेन, वो यहां पहुंच गई है जब क्रॉस करी है, ये तो मिली है, तो ये दूरी तो करेंगे ना भाई, आगे जाके तभी तो क्रॉस होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब ये क्रॉस हुई तो उस टाइम एक से कितनी दूरी थी भाई इस ट्रेन की, तो इसने टाइम कितना लिया यहां तक आने में, यहां तक कितना टाइम लिया, तो यहां तक टाइम तो है आपका कितना 92/190, यहां से यहां तक कितना टाइम है 3/190, तो टोटल कितना हो गया भाई 92 3 95/190 हो गया भाई, 92 + 3 95/190 हो गया। तो टोटल टाइम मैं निकाल रहा हूं भाई, तो 95/190 यानी 1/2 घंटा हो गया। अब क्या है, मैंने अलग अलग निकाल के दिखाया ताकि उसको समझ में आ जाए, लेकिन आपने इतना करना नहीं, आपने क्या कर देना, अब आगे से आप क्या करोगे, आगे से आप डायरेक्ट कर दोगे। कैसे करोगे भाई, बीच की दूरी 92 है, बीच की दूरी कितनी है 92 है, ठीक है, तो ये बीच की दूरी करोगे तो मिलेंगी, फिर क्रॉस भी करना है, क्रॉस तो ही नहीं, तो फिर अपनी दूरी भी जोड़ लो, यानी 1.8 और 1.2 भी जोड़ लो, ठीक है कि नहीं, और फिर रिलेटिव स्पीड आपकी 190 हो ही गई, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका, तो 92 3 95/190 यानी सीधा आधा घंटा आ जाएगा भाई, 95 दूनी 190 होता है, 2 पंजे 10, दूनी 18 1 19, ठीक है कि नहीं, तो आधे घंटे में ये क्या हो जाएंगी, पार कर जाएंगी। समझ में आई बात? अब दूरी पूछी है तो कितनी दूरी पर पार करेंगी, तो भाई ये वाली दूरी ए से दूरी निकालिए, तो ए से तो ये वाली ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड 90 है, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली, 90 गुणा में आधा घंटा करूंगा तो 45 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने। कितनी दूरी तय कर ली, 45 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो 45 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तो थी यहां पर, पहले ही दूरी तय कर चुकी थी 15, तो 15 के बाद करिए 45, तो टोटल दूरी कितनी हो गई भाई, 45 में 15 जोड़ दूंगा, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी के बाद क्रॉस करेंगे भाई, तो आंसर आ गया है पहला। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है कि नहीं, कैसे भी करो आपकी मर्जी, तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, सीधा क्रॉसिंग टाइम का ये और मीटिंग टाइम का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, तो अलग अलग नहीं करना भाई, इकट्ठा ही कर देना है। तो क्या करना है, देखो टाइम तो सेम करना पड़ेगा, पहले टाइम सेम कर लो, 15 किलोमीटर के बाद टाइम सेम हो जाएगा, बीच की दूरी, ठीक है कि नहीं, और बटे रिलेटिव स्पीड करूंगा तो सिर्फ मीटिंग टाइम, अगर मुझे क्रॉस करना है तो बीच की दूरी प्लस में ट्रेन की दूरी जोड़ दो इकट्ठी, ठीक है नहीं, 95 हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड 190, तो आधे घंटे बाद मिल जाएंगे। आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 90 की स्पीड है, आधा घंटे में 45 कर लेगी, 15 ये पहले कर चुकी थी भाई, तो 15 + 45 यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी पर ये क्रॉस हो जाएंगी ए पॉइंट से। समझ में आई बात? ए पॉइंट से अगर बी से होता तो फिर उसकी स्पीड 100 थी, तो मैं 100 से गुणा करता, फिर समझ में आई बात? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई पढ़ लेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल यानी बोट की स्पीड जो है और जो जल की स्पीड है उसका अनुपात 36:5 है भाई, उसका अनुपात कितना है 36:5 है, ठीक है भाई। तो भाई स्थिर जल में जो नाव की चाल है उसको हम बोट की चाल ही बोलते हैं, बोट की स्पीड ही बोलते हैं, उसको बी बोल सकता हूं मैं, बोट की स्पीड का मतलब बी हो गया, ठीक है। और फिर प्रवाह की चाल यानी वाटर की स्पीड, तो मैं उसको डब्ल्यू बोल सकता हूं भाई। तो ये जो स्पीड है इसकी रेशो दे रखी है मेरे को, कितनी दे रखी है भाई 36:5 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई 36:5 दे रखी है। अब उसने क्या बोला है, नाव की दिशा में, नाव प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 5 से 1/6 घंटे लेती है। यदि वह वापस लौटना चाहती है आरंभिक बिंदु तक, वापस आने में कितना समय लगेगा, तो वापस लौटना चाहती है तो दूरी सेम है, और दूरी सेम है तो टाइम स्पीड का इनवर्स है। और भाई ये जो टाइम है ये आपका डाउन स्ट्रीम का है, ठीक है कि नहीं, तो मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लूंगा। तो पहले मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेता हूं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है भाई, बोट प्लस वाटर डाउन स्ट्रीम की होती है 36 + 5, और अपस्ट्रीम की होती है 36 - 5, तो ये तो हो गई 41 और ये हो गई 31, ठीक है भाई। ये स्पीड की रेशो आ गई डाउन स्ट्रीम की अपस्ट्रीम की। टाइम इनवर्स रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होता तो फिर इनवर्स नहीं होता, यहाँ डिस्टेंस सेम है, तो ये हो गया 31 41 की रेशो। अब डाउन स्ट्रीम में टाइम है 5 से 1/6 घंटे।
अगर मैं इसको फ्रैक्शन से मैं लेके आऊं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर पे लेके आऊं, तो 6 पंजे 30 और 1 31/6 घंटे कह सकता हूं मैं इसको। क्या कह सकता हूं? 31/6 घंटे। तो 31/6 घंटे ले रही है डाउनस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में कितनी लेगी भाई? ये तो कोई भी बता देगा। जब 31 रेशो की वैल्यू 31/6 है, तो 41 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 41/6 हो जाएगी। ये बात तो पक्की है। तो यानी कि अपस्ट्रीम में टाइम 41/6 घंटे लगेगा। 41/6 को जब मैं फ्रैक्शन में लेके आऊंगा, तो 36, ठीक है कि नहीं, और बच गया आपके 5, तो 6 सही 5/6 घंटे लगेंगे भाई। कितने लगेंगे? 6 सही 5/6 घंटे लगेंगे, यानी कि आपका सेकंड आंसर आ गया है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट प्लस वाटर होती है, यू अपस्ट्रीम की स्पीड जो होती है 36-5 होती है, ठीक है कि नहीं। ये स्पीड की रेशो आई टाइम की इनवर्स हो गई, और इसका टाइम है 31/6, तो इसका 41/6 यही निकालना था। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी दूरी जलधारा की दिशा में जाता है। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा लिया गया कुल समय 2.5 घंटे है। तो जलधारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति जलधारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगा भाई? ठीक है कि नहीं। तो देखो भाई, विपरीत दिशा में 24 गया, फिर क्या कहते हैं उतनी दूरी वापस आया, टोटल टाइम 2.5 घंटे लगा है भाई। टोटल टाइम कितना लगा है? 2.5 घंटे लगा है। मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम ये गिवन है 2.5 घंटे। ये चीज गिवन है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और ये भाई पिछले रिवीजन सेट में भी मैंने दिए थे भाई, उसमें भी समझाए थे। दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया है आपका। तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें बोर्ड स्ट्रीम में, उसी तरीके के बनते हैं, उसी तरीके के आते हैं, ठीक है कि नहीं। तो रटे रटाए हैं, चाहे वो सीजीएल का और चाहे फिर आपका वो दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है। तो 5-6 टाइप हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या कह रहा है भाई? डिस्टेंस जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है भाई। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम गिवन है 2.5 घंटे में। टाइम का फार्मूला लगा लूंगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना था? 24 था, ठीक है कि नहीं। तो डिस्टेंस तो 24 दोनों में ही है, अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी, ये तो 24 ही है। स्पीड डाउनस्ट्रीम की बोट प्लस वाटर होती है, और भाई वाटर की दे रखी है 4, वाटर की दे रखी है 4, बोट प्लस 4, और ये हो गई बोट माइनस 4, तो ये बराबर है 2.5 घंटे। क्लियर। अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, लेकिन क्या है कि टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है कि टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बताया होता है कि भाई इस टाइप का इक्वेशन जब भी बढ़ेगी तो ऑप्शन उठाओ और रखो, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि यहाँ बोट की स्पीड नहीं पूछी है, बोट का टाइम पूछा है उसने ये बोला है कि अगर विपरीत दिशा में नाव द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितने घंटे लगेंगे, ठीक है कि नहीं। तो टाइम पूछा है किसका? अपस्ट्रीम का पूछा है, ठीक है कि नहीं। तो भाई 40 किलोमीटर दूरी है, स्पीड चाहिए अपस्ट्रीम की यूएस, और यूएस है आपकी बोट माइनस वाटर। बोट की मुझे पता नहीं है, वाटर की मेरी 4 है। तो ये वाला टाइम मुझे निकालना है, ये वाला टाइम मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ऑप्शन उठा लेता हूं भाई ऑप्शन। तो जैसे ऑप्शन 3, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है भाई, समझ में आई बात। तो जैसे मैं नीचे भी मैंने इस 4 से काटूंगा, तो जो भी कटेगा वो इस 40 का फैक्टर होगा। तो यहां फैक्टर आना चाहिए ना 40 का फैक्टर, ये 3 तो है नहीं 40 का फैक्टर, ये तो कट गया, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद 3.5, ये भी नहीं है, ये भी कट गया। फिर 8 इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है कि नहीं, 8 इसका फैक्टर हो सकता है भाई। और इसका फैक्टर 5, 2.5 का मतलब है 2.5, ठीक है कि नहीं। तो पॉइंट में तो पॉसिबल है नहीं ना 2.5, ठीक है नहीं। 2.5 कैसे आएगा? 2.5 तब आएगा जब मैं इसकी गुणा कर दूंगा 25 से गुणा में 16, ठीक है नहीं, यानी 16 है मेरा, ठीक है नहीं। तो अब ये 2.5 तब आ सकता है जब यहां से 16 कटे, समझ में आई बात। 2.5 कब आएगा? जब यहां से 16 कट जाए। और 16 कब कटेगा? सोचना पड़ेगा 16 कब कटेगा। 16 तब कटेगा जब यहां पर मैं b 20 लूं। b कितना लूं? 20 लूं। तो अगर मैं यहां b 20 लूं तो क्या मेरा 2.5 बन रहा है? मैं चेक कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने b लिया 20 से, तो 20 4 24 1 हो गया, और मैंने यहां लिया 20 में से 4 गए 16, ठीक है कि नहीं। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 1.5 बन गया। तो 1.5 और 1.5 बन गया भाई
तो इसका मतलब बिल्कुल सही है भाई, 16 आ जाएगा मेरा। तो यानी कि 2.5 ही आंसर है। अब 8 घंटे आपका कट गया। बात क्लियर? तो इसको क्या करना है भाई, ऑप्शन से करना है। पिछले रिवीजन सेट में भी देख लेना भाई जाके, ठीक है कि नहीं, यही क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन से कराया था भाई। तो इसको सोल्व नहीं करना है, करना चाहो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बी की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू यहां पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों करूं, टाइम मैं क्यों लगाऊं भाई? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बी की वैल्यू सोचूंगा। बी की वैल्यू नहीं सोचूंगा, मैं ऑप्शन से सोचूंगा। ऑप्शन जो है आपका टाइम, वो टाइम इस 40 का फैक्टर होना चाहिए। 40 का फैक्टर 3 हो नहीं सकता, 3.5 हो नहीं सकता। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। 2.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कौन सा होगा मुझे पता नहीं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए 2.5 सोच लिया। तो अगर इसका 2.5 फैक्टर है तो ये 16 कटना चाहिए। तो 16 तब कटेगा जब यहां पर मैं क्या रखूं, यहां पर b की वैल्यू 20 रखूं। तो 20 में 4 गए, 16 कट जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो जैसे ही मैंने b की वैल्यू 20 यहां रखी तो 2.5 बन गया, तो यही आंसर है। अगर ये 2.5 नहीं बनता तो फिर मेरा 8 हो जाता। समझ में आई बात? यानी मुझे एक ही ऑप्शन ट्राई करना था, यही मिल गया, अच्छी बात है। ये नहीं मिलता तो फिर मैं वो चेक करता नहीं, वो अपने आप बनना था। बात क्लियर? तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और सीजे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आया कांस्टेबल में हुआ है। मैंने बताया ना 5-6 टाइप बननी है इसमें, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं हर एग्जाम में। आगे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े का आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं भाई। तो ये 50 मीटर आपका क्या कहते हैं, लंबा है, और 30 मीटर चौड़ा एक पार्क है, ठीक है नहीं? इसके मध्य भाग से कंक्रीट की 2 सड़कें हैं। तो इसके बीच में आपकी भाई 2 सड़कें हैं जो कि क्रॉस कर रही हैं। ये आपकी 2 सड़कें हैं, ये क्रॉस कर रही हैं। तो इन सड़कों पर ठीक है, और पार्क के शेष भाग का उपयोग लान के रूप में किया गया, ठीक है। सड़क पर कंक्रीट है, बाकी पे लान है, ठीक है नहीं? बाकी पे घास लगी हुई है। यदि लोन का क्षेत्रफल 1125 है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी भाई, ठीक है नहीं? सड़क की चौड़ाई बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखोगे भाई आप, लोन का क्षेत्र यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या कहते हैं, 1125 हमें दे रखा है लोन का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखोगे आप, ये लोन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप देखो लोन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, इस सड़क को है ना, देखो इस सड़क को यहां इस कॉर्नर पे ले आता हूं, ठीक है, और इस सड़क को भी इस कॉर्नर पे ले आता हूं, यहां कॉर्नर पे ले आते हैं। तो इसका एरिया जो है ना, इसका एरिया 1125 है। मतलब इसको माइनस किया तो ये लोन बच गया आपका, ये मेरा लोन बच गया। तो इस लोन का एरिया 1125 है। क्लियर? अब लंबाई कितनी है इसकी, 50 थी, इसकी लंबाई 50 थी पूरी। अब ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये x है, ये x है। तो जो लोन की लंबाई आई वो कितनी आई, वो 50 माइनस x आई। क्लियर? अब इसकी चौड़ाई जो है लोन, इसकी पूरे पार्क की चौड़ाई 30 है। इस सड़क को मैं इधर किनारे पे लिया, उसने बोला था सड़क बीच में से काट रही है, पर कोई बात नहीं, आप किनारे पे ले आओ एक बार थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। तो यहां पर जो मेरी सड़क की चौड़ाई है वो मेरी x है, मैंने मान लिया, ठीक है नहीं? मैंने मानना है, उसने दे नहीं रखा, ये तो निकालनी है, तो मैंने x मान लिया। तो पूरी चौड़ाई 30 थी, तो ये लॉन की चौड़ाई जो है वो कितनी बच गई, वो 30 माइनस x बच गई, ये x मानी थी। तो इस लोन का एरिया क्या होगा, 50 माइनस एक्स गुना 30 माइनस एक्स करूंगा तो 1125 आना चाहिए। ये है भाई इसकी स्टेटमेंट, समझने वाली थी इसमें जो मेन बात थी। तो 50 माइनस एक्स इंटू में 30 माइनस एक्स करूंगा तो ये एरिया मेरा 1125 आना चाहिए। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन उठा लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं? मैं ऑप्शन उठा लेता हूं। तो जैसे मान लिया मैं ले लेता हूं 4 लूंगा इसमें से, तो ये 46 हो जाएगा, और इसमें से 4 लूंगा तो क्या कहते हैं, ये आपका 36 हो जाएगा। तो क्या गुणा करने पर 1125 आएगा, नहीं आएगा भाई, तो 4 मेरा कट चुका है, ठीक है। इसी प्रकार 6 करूंगा तो 6 भी नहीं आएगा, वो तो देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो यूनिट डिजिट 5 तभी आ सकती है जब मेरी पहले से यूनिट डिजिट 5 हो भाई, ठीक है कि नहीं? या फिर 3 और 5 की गुणा भी आ सकती है यूनिट डिजिट, तो मतलब 5 तो रहेगी ना आपकी हर हालत में।
तो 5 मेरी बनी नहीं रही, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये 6 तो मेरा कट ही गया, 4 भी कट गया, ये तो देखते ही पता चल रहा है। और अगर मैं 10 देखूंगा तो उसमें भी यूनिट डिजिट 0 बनेगी, तो 10 भी कट ही रहा है, तो एक बात पक्की है कि 5 ही बनेगी, ठीक है कि नहीं। चेक भी कर सकते हो, 50 में से 5 घटाऊंगा 45 और 30 में से 5 घटाऊंगा 25, तो जब गुणा करोगे 1125 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो मेन क्या है, मेन क्या है भाई, मेन चीज ये है कि भाई आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ये सड़क है वो किस प्रकार से बनी हुई है। सड़क बीच में से जा रही है, काटती हुई जा रही है भाई, ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क काटती हुई जा रही है बीच में से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सड़कों को बीच में थी, मैं इसको किनारे पे ले आया, इस सड़क को सरका के मैंने यहां रख दिया और इस सड़क को सरकार के यहां रख दिया, बिल्कुल साइड में रख दिया, दीवार के साथ सटा दिया भाई पार्क की, ठीक है कि नहीं। तो ये सड़क की चौड़ाई x थी, तो ये पूरी लान की, ये लान बच गया ना, ये जो 4 हिस्से थे लान के, ये 4 हिस्से थे, ये 4 हिस्से ये बन गए आपके, ठीक है कि नहीं। ये जो 4 थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है कि नहीं। तो सड़क हटाने के बाद, पार्क में से सड़क हटाने के बाद ही तो लोन बचा है, तो सड़क मेरी ये हो गई, ठीक है नहीं, ये वाली मेरी सड़क हो गई है, तो इस सड़क को हटाऊंगा तो ये लोन बच गया, ठीक है नहीं। इसका एरिया 1125 है, इसका एरिया कितना है, 1125 है। और ये कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगल बन चुका है मेरा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, लंबाई पूरी 50 थी, सड़क की हटाओगे तो 50 माइनस एक्स रह जाएगी, चौड़ाई इसकी 30 थी, सड़क की हटाओगे 30 माइनस एक्स रह जाएगी, और इसका एरिया 1125 बनना चाहिए। ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आपकी 5 रखने से ही आ सकती है, 4, 6, 10 रखने से तो आएगी नहीं भाई, तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, सिर्फ ये रखना था, बाकी तो अंदाजा फिर ऑप्शन से ही हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर हो गई होगी, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आगे चलेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 हैं, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ गुणे के 3 गुणे के 4 गुणे के बराबर हो भाई, ठीक है कि नहीं। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 4 है और दूसरे का रेडियस 3 है, तो इसका दोनों का एरिया एक अलग सर्कल है भाई उसके बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो 4 गुणे के बराबर है, ठीक है भाई, तो इनका 4 गुणे के बराबर है, ये कह रहा है भाई। तो कर लेते हैं सोल्व, क्या दिक्कत है भाई। 4 इंटू में सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में 4 का स्क्वायर और पाई इंटू में 3 का स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 चौक 100 और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मेरा 10 आ गया है और मेरे से पूछा डायमीटर, तो डायमीटर मेरा 20 हो गया भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन था। दो सर्कल के एरिया का 4 गुणा एक तीसरा सर्कल है, ठीक है नहीं, सर्कल का एरिया लगाना है, बाकी कैलकुलेशन है। आगे चलेंगे, 14वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है भाई, 72 मीटर और 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार। भाई कितनी बार आ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है नहीं, कितनी बार आ लिया। और मैंने आपको यही बताया था कि भाई दिमाग में घंटी बजा लो भाई, जैसे ये 3 भुजाओं वाले, 3 अलग अलग भुजाओं वाला ट्राइंगल दिए, तो दिमाग में बच्चे के क्या आएगी भाई, इरोन फार्मूला लगाऊंगा। लेकिन आप चेक कर लो, हो सकता है राइट ट्राइंगल बन रहा हो भाई ये, ठीक है कि नहीं। तो 72 210 और 222, ठीक है कि नहीं। इनकी रेशो निकाल लो भाई, इनकी क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो। तो ये 6 पे कट रहा है भाई, 6 से काटूंगा 12, तो 6 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 35 और 6 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 37। और भाई 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 37 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। तो बस यही समझना है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है कि नहीं, ये राइट ट्राइंगल बन चुका है। अब ये राइट ट्राइंगल बन चुका है, दे नहीं रखा था लेकिन मैंने जान लिया भाई, पाइथागोरस थ्योरम लग गई आपकी, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया है। तो ये 72 है, ये 210 है और ये 222 है। इसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है भाई। रेक्टेंगल जो है उसकी साइड 21 10 है, ठीक है कि नहीं, 21 10 की रेशो है, ठीक है कि नहीं। तो इसका पेरीमीटर बताना है, तो x की वैल्यू निकल गई, पेरीमीटर अपने आप निकल जाएगा। तो 21 और 10 31, ठीक है कि नहीं। तो जो 31 के पेड़े में होगा भाई वही आंसर आएगा। तो
तो 31 के पेड़े में 2 हैं ऑप्शन, 3 है बल्कि, ठीक है कि नहीं, तो शायद चौथा भी है। तो भाई सीधी सी बात है, तो कुल मिला के 2-3 ऑप्शन है, तो मुझे सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां पर इसका एरिया बराबर है, बस यही चीज सोच रही थी कि ये स्केलिन ट्राइंगल है तो हीरो फार्ना मत लगाओ, ये राइट ट्राइंगल बन रहा था, तो इसका एरिया लगा दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका 72, हाइट आपकी 210, और इसका एरिया 21x इंटू में 10x, सोल्व कर लेंगे भाई, 10 से ये 10 कट गया, 2 से आपका ये 36 कट गया, 21 से ये 21 कट गया, x स्क्वायर 36, x की वैल्यू 6 आ गई है, ठीक है कि नहीं। तो पेरीमीटर जो हो गया है आपका 2 इंटू में l प्लस बी पेरीमीटर होता है आपका, तो 2 इंटू में 21 और 10 31x हो गया, यानी कि 62x हो गया है। तो 62 से भी आपके भाग हो रहे थे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने सोल्व किया, तो मैं x की वैल्यू 6 रख दूंगा, तो भी का एक अंक 2 मेरा एक ही ऑप्शन में है, चौथा आंसर आ गया है। बात क्लियर भाई। तो हमने क्या किया भाई, बस मेन स्टेप यही है कि जैसे ही ट्राइंगल की 3 अलग अलग साइड देगा तो बच्चा हीरो फार्मूला लगाने की सोचेगा, लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा, बस वहां कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी क्या होनी है, ज्यादा होनी है। अगर ये आप जान गए कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका फार्मूला लग जाएगा भाई, बस यही बात समझनी है। और ये भाई क्वेश्चन में लगातार 3 रिवीजन सेट से दे रहा हूं भाई, लगातार 3 रिवीजन सेट में ये क्वेश्चन आपका चल रहा है, तो भाई मुझे लगता है अब ये पक्का हो गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस आयताकार मैदान के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है, आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा भाई, ठीक है। तो भाई सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया बराबर दे रखा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर डायमीटर 140, आर हो जाएगा 70, तो 70 गुणा में 70, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपकी 11 और आपकी ब्रेथ है 7x मान ली मैंने क्योंकि रेशियो थी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो भाई 7 से ये 7 कट गया है, और 11 से ये मेरा 2 पे कट गया है, और 7 से ये वाला 7 भी कट गया है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया है आपका क्या कहते हैं 200, कितना हो गया 200x स्क्वायर हो गया है। तो भाई 10√2 आ गई है x की वैल्यू, कितनी आ गई है 10√2 आ गई है। आयताकार मैदान का पेरीमीटर पूछा है भाई, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और लंबाई चौड़ाई 11:7 की रेशियो है, तो 11 और 7 18 दूनी 36x हो गया, और भाई 360√2 हो गया, x की वैल्यू 10√2 रख दूंगा, तो भाई आंसर मेरा सेकंड आ गया है। तो ये भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह था, बस पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल के बराबर था एरिया रेक्टेंगल का, इसमें सर्कल के बराबर है, बाकी कुछ नहीं है भाई। आगे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे भाई, क्या कह रहा है, 8 मीटर 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर और 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो भाई मान लिया x ईंटों की आवश्यकता होगी, x ईंट का वॉल्यूम और भाई इस दीवार का वॉल्यूम बराबर है, क्लियर। क्योंकि इस दीवार में कितनी ईंट लगी है, मैंने मान लिया x ईंट लगी है, तो x ईंट का वॉल्यूम और दीवार का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। एक ईंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, घनाभ के आकार की, क्यूबाइड के आकार की, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई निकलेगा। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 11.25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब ये सारे सेंटीमीटर में है, दीवार क्या है, ये भी क्यूबाइड के आकार की है, तो इसका भी सूत्र यही लगेगा, वॉल्यूम का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई आपकी कितनी है 8 मीटर, अब ये सेंटीमीटर बना लो भाई 800 सेंटीमीटर, 6 ये भी सेंटीमीटर बना लो भाई 600 सेंटीमीटर, और 22.5 ये पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, क्लियर भाई। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट हटा लेता हूं भाई, नीचे 10
इसका भी पॉइंट हटा लेता हूं, नीचे आपका 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी भाई, ठीक है। फिर इसके बाद काट लेते हैं भाई, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 से काट लेता हूं, 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100, 25 पंजे, 5 से काटूंगा तो 20 पंजे 100, 22 पंजे दूंगा था ना, 225 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 225, ठीक है। ये कट गया भाई, इसको लिख लेता हूं वॉल्यूम। तो भाई ये 225 पे कट गया, कितने पे कट गया 225 पे कट गया, क्लियर। तो भाई 5 से काटा, 5 दूनी 10 है, ठीक है कि नहीं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 कट गया। अब मैं क्या करता हूं 225 से ये 225 कट गया, ठीक है कि नहीं। तो फिर 3 से कट गया आपका ये 200 पे कट गया, क्लियर भाई। फिर आपका 32 से और काट देते हैं भाई, तो 8 दूनी 16 से ये आपका 2 पे कट गया, ठीक है नहीं। 2 से मैं एक काम करता हूं, इस 2 जीरो को यानी 50 पे काट लेता हूं, तो सारे कट गए, इस साइड सारे कट गए, इस साइड क्या 50 और ये 2 जीरो बच गई मेरी, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5000 आ गई भाई। तो 5000 ईंट लगेंगी, तो कुछ भी नहीं था भाई, काटा ही पिट्टी थी, बस काटना तो पड़ेगा भाई, ठीक है नहीं, तो काटा पिट्टी करनी है, बाकी कुछ नहीं है। और ध्यान रहे मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, तो इसके भी सेंटीमीटर, इसके भी सेंटीमीटर, ये पहले से सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, बस ये दो जो हैं ये आपको सेंटीमीटर बनाने हैं और काटना है, क्लियर। आगे चलते हैं, तो 17 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई 32 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर आयाम वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। गेंदों की संख्या बताओ भाई। पिछले बार क्या था, पिछली बार दीवार में ईंट थी, यहां पर क्यूबाइड से अब गोल गोल गेंद बनाई है, यानी स्फेरिकल बॉल बनाई है। तो ये जो बॉल बनी है कितनी बनी है, वही एक्स बॉल बनी है। तो एक्स बॉल्स का वॉल्यूम, एक्स बॉल्स का वॉल्यूम बराबर है भाई इसे सॉलिड क्यूबाइड का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बराबर रखना है आपने, क्या रखना है भाई, वॉल्यूम बराबर रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 32 गुणा में 36 गुणा में 44। और ये बॉल जो है ये है स्फेरिकल, स्फीयर के केस में है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है कि नहीं। बॉल है आपकी x, 4/3 पाई की वैल्यू रख लेता हूं 22/7 और r क्यूब, तो r मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है भाई ना, r दे रखा है, सॉरी r कितना है 12, ठीक है कि नहीं, बॉल निकालनी थी r नहीं, तो रेडियस तो 12 दे रखा है, तो 12 का क्यूब, ठीक है कि नहीं, 12 गुणा 12 गुणा 12 लिख लेता हूं। तो ये मैंने स्फीयर का वॉल्यूम लगा दिया, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल दिया, बॉल निकल जाएंगी, काटा पिट्टी करनी है और कुछ नहीं करना है, तो कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो भाई ये काट लेता हूं भाई, सीधा कट गया, देखो 22 से ये कट गया आपका 22 दूनी 44, क्लियर। ये 12 से कट गया आपका 12 तिया 36, ठीक है कि नहीं। फिर आपका क्या कहते हैं 4 से काट देता हूं भाई, 4 से कट गया 4 अट्ठे 32, ठीक है कि नहीं। फिर ये 4 से काट देता हूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये 3 से ये 3 कट गया भाई आपका, ठीक है कि नहीं। फिर इस 3 से ये आपका 4 पे कट गया है, फिर इस 4 से ये 2 2 कट गई हैं, इधर ये सारे कट चुके हैं, इधर ये सारे कट चुके हैं, नीचे आपका 7 बच गया, 7 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो यही पूछा था कितनी बॉल बनेंगी भाई, 7 बॉल बनेंगी, बात क्लियर हो गई होगी, काटा पिट्टी थी और कुछ था ही नहीं भाई। बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे वहां वॉल्यूम बराबर रखा था, यहाँ भी वॉल्यूम बराबर रख दिया। आगे चलते हैं, तो भाई 18वें क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है, धातु के खोखले गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 10 और 6 सेंटीमीटर है। भाई ये गोला है और ये खोखला है, ये आपका एक सफियर है और ये ओलो है, तो मतलब इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल सेल। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये बीच बीच में है, बीच में खोखली है, ठीक है। अब ये क्या है, सफियर है भाई, क्या है, सफियर। जैसे कि बॉल के अंदर एक छोटी बॉल डाल दी जाए, तो एक बॉल के अंदर छोटी बॉल डालेंगे, तो उस बड़ी बॉल और छोटी बॉल के जो बीच की जगह है ना, उसका वॉल्यूम लेना है हमें,
ठीक है नहीं, बीच में खाली है। तो उस धातु से ठीक है कि नहीं, जो बॉल के अंदर छोटी बॉल डाली तो छोटी बॉल खोखली है, उसके अंदर धातु नहीं है। समझ में आई बात? तो बड़ी बॉल और छोटी बॉल के जो बीच में है वो धातु है। तो उस धातु को पिघलाकर हमने क्या कर दिया, हमने छोटी छोटी बॉल बना दी। तो वो बॉल कितनी बनेगी ये बात पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो हमें ये स्फेरिकल सेल लेनी है भाई। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम होता है 4/3, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर? ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम है। तो जिस यानी खोखला जो गोला है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, उसके आयतन का सूत्र है। अब इसको पिघलाकर छोटी छोटी गेंद बनाई है, वो स्फेरिकल बनाई है। तो कितनी बनेंगी? मान लिया एक्स बॉल बनेंगी और जो पिघलाकर बॉल बनाई है उसका रेडियस 2 है। तो एक्स बॉल जो है वो बॉल क्या है, वो बॉल भी स्फेरिकल है, ठीक है कि नहीं, गोलाकार है आपकी, यानी कि जैसा गोला होता है तो वैसी छोटी छोटी गोली है वो, ठीक है कि नहीं, स्फेरिकल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन एक्स बॉल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है भाई, कोई चीज पिघलाकर जब दूसरी चीज बनाएगी तो उनका आयतन बराबर रहेगा, उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इन एक्स बॉल का वॉल्यूम और इस बड़ी बॉल का वॉल्यूम, यानी खोखली बॉल है ये, तो इसका वॉल्यूम बराबर है। बस इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना भाई, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर 4/3 पाई तो कट जाएगा भाई, ये तो कट गया। तो ये हो गया आपका एक्स। रेडियस इसका दे रखा है 2 भाई, छोटी बॉलों का, तो ये 2 का क्यूब। और जो बड़ा रेडियस है, बड़ा रेडियस, ठीक है कि नहीं भाई, ये जो रेडियस था वो 10 था आपका, तो ये 10 था और ये आपका क्या कहता है 6 था आपका। तो यहां 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब कर देना है। तो 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000 और भाई 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216 और ये 8 नीचे आ जाएगा भाई, तो बॉल की संख्या आ जाएगी। तो 1000 में से जब मैं 216 घटाऊंगा तो 784 आ जाएगा भाई, और बटे में 8, ठीक है कि नहीं। तो मैं 8 से काट लूंगा भाई, तो 8 निम 72, ठीक है कि नहीं, 8 8 64, 98 बॉल बनेंगी भाई। कितनी बॉल बनेंगी? 98 बॉल बनेंगी। तो बस इसमें मेन बात क्या थी, जो खोखला गोला है उसके आयतन का सूत्र पता होना चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। और नहीं भी पता है आयतन का सूत्र तो भाई कॉमन सेंस लगा लो। बाहर वाली बॉल में से जब अंदर छोटी वाली बॉल का वॉल्यूम माइनस करोगे तो भाई बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाहर वाली बॉल यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और अंदर छोटी वाली बॉल जो है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से घटाओगे तो ये 4/3 पाई आपका कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा भाई, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बचेगा। क्लियर? यही फार्मूला मैंने लगाया है। और फिर जो छोटी बॉल बनी है, जो छोटी छोटी बॉल बनी है, ठीक है कि नहीं, ये आपकी क्या है, ये क्या है, ये आपकी एक स्फीयर ही है। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनका वॉल्यूम बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, यानी बॉलों की संख्या आ गई भाई, ठीक है कि नहीं, 98 आ गई। बात क्लियर? तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन, ठीक है कि नहीं। तो ये समकोण से घबराने की जरूरत नहीं है। सारे जो सर्कुलर कोन आपके हैं सिलेबस में वो राइट सर्कुलर कोन ही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब कुल मिला के कोन दे रखी है और कुछ नहीं है। तो ये कोन दे रखी है, कोन का वॉल्यूम जो है वो 1078 है। इसके आधार का क्षेत्रफल 154 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो आधार का क्षेत्रफल आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार है सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये आपका 1078 है। तो जो पाई आर स्क्वायर है वो 154 है भाई। यहां पाई आर स्क्वायर की जगह मैं 154 रख देता हूं, तो यहां से मेरी हाइट आ जाएगी भाई। तो मैं काट लेता हूं भाई इसको, ठीक है कि नहीं। तो पहले मैं इसको 7 से काट लेता हूं, 7 से 22 पे कट जाएगा। तो फिर मैं 7 से काटूंगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 154 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा? 54 पे कट जाएगा। और 22 से ये 7 पे कट जाएगा। तो यानी हाइट जो है वो मेरी 21 आ गई है भाई।
हाइट कितनी आ गई है, 21 आ गई है। बात क्लियर। फिर क्या है, रेडियस, अब उसने पूछा है फाइंड द इट्स हाइट, हाइट पूछी है भाई, क्या पूछी है, हाइट। हाइट के लिए पता है भाई आपको, हाइट तो अच्छा हाइट ही पूछी थी, ठीक है, मैं सलांट हाइट पूछी है, सॉरी, हाइट ही पूछी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो हाइट तो आई गई है 21। बात क्लियर। दिक्कत कब होती है, जब सलांट हाइट पूछी होती, तो फिर मुझे रेडियस भी निकालना पड़ता, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तो हाइट ही पूछी थी, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है भाई। बाकी अगर सलांट हाइट पूछी होती तो मैं बता देता हूँ क्या करते। फिर आपका जो एरिया होता है आपका 154, तो एरिया है इसका सर्कल का पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर, और ये मैं 154 रखता, तो 22 7 154, तो रेडियस मेरा 7 आ जाता, तो फिर रेडियस 7 आ जाता, हाइट मेरी 21 आ गई, तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर स्लांट हाइट निकाल लेता। तो ये भी पूछ सकता था, लेकिन पूछी हाइट है तो बिल्कुल ही आसान हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आगे चलेंगे, तो क्या कह रहा है भाई 20वां क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर डायमीटर का एक बेलनाकार पाइप एक आयताकार टैंक से जुड़ा है, ठीक है कि नहीं, जिसकी लंबाई 50 चौड़ाई 44 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये एक आपका रेक्टेंगुलर टैंक है, एक ये रेक्टेंगुलर टैंक है, इसकी जो लंबाई है वो 50 है, चौड़ाई जो है वो 44 है, ऊंचाई मुझे दे नहीं रखी है भाई, ठीक है कि नहीं। अब इससे क्या है, इससे एक पाइप जुड़ा हुआ है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी इसमें से निकल रहा है भाई, पाइप में से। और इसका डायमीटर 14 है, मतलब इसका रेडियस 7 हो गया, रेडियस इसका 7 हो गया है, ठीक है कि नहीं। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा भाई। तो ये पाइप बल्कि इसमें डाला गया है, तो इसमें हमने 21 सेंटीमीटर तक पानी पहुंचाना है, तो मतलब ये हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर होगी, आप यूं कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब ये सारी मीटर में थी, ये मीटर में थी भाई, और ये सेंटीमीटर में है, और ये रेडियस भी मेरा सेंटीमीटर में है। क्लियर। तो कितने टाइम में इसको भर देगा भाई, ठीक है कि नहीं, कितने टाइम में इसको भर देगा, ये चीज हमें बतानी है। तो भाई टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन आपका बढ़िया है, ठीक है नहीं। डिस्टेंस अब क्या लेना है आपने, डिस्टेंस वो लेना है जो भरना है, समझ में आई बात। तो भरना क्या है, क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है कि नहीं, जो भरना है उसका वॉल्यूम। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है कि नहीं। तो लेंथ है आपकी 50 मीटर। अब ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो घंटे में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई 50 मीटर के आप एक काम कर लेते हैं, क्या कहते हैं, चलो मीटर ही लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर ही लिख लेता हूं। तो 50 मीटर लंबाई है मेरी, 50 मीटर चौड़ाई है 44 मीटर, और क्या कहते हैं ऊंचाई जो है वो मेरी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी मैं लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर है मेरा कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इनटू में अब इसकी एच क्या लोगे, इसकी एच जो स्पीड मैंने कहा था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड यही तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर के मीटर बना लेता हूं भाई, 5 किलोमीटर के मीटर बना लेता हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और बटे में घंटा है, ठीक है ना, और घंटे में ही टाइम चाहिए तो इसको मैं चेंज करूंगा नहीं, तो ये बस मैंने मीटर बना लिया, और बटे में आपका घंटा हो गया। क्लियर। तो अब क्या है, इस मीटर से तो ये मीटर कट गया, और इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट गया, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको भी मुझे काटना है, इसको भी मुझे काटना है, तो मुझे इसके सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, तो बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल बाकी चीज मैं काट लेता हूं एक बार, ठीक है, बाकी चीज काट लेते हैं। तो 7 से ये मेरा 7 कट गया है भाई, ठीक है कि नहीं। फिर ये 22 से मेरा कट गया है, 22 दूनी 44, ठीक है। फिर ये 50 से मेरा कट गया है भाई, क्या कहते हैं 100 पर, ठीक है। फिर ये 7 से और कट गया है मेरा 3 पर। क्लियर। तो ऊपर देखो, ऊपर सारे कट चुके हैं, ऊपर 6 और मीटर बचा हुआ है, ऊपर 6 और मीटर बचा हुआ है, तो मीटर के मैं सेंटीमीटर बना लेता हूं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गई, और ये घंटे पलट कर ऊपर चला जाएगा, घंटे, ठीक है कि नहीं, ये आवर
फ्रैक्शन में था, नीचे था, पलट कर ऊपर चला जाएगा। और मेरा नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे 100 और सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो 100 और सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 0 से 0 कट गई, मतलब 6 घंटे आंसर आ गया भाई। बात क्लियर? तो सी आंसर हो गया आपका, ये दिखाई दे रहा है 6 है, तो सी आंसर 6 घंटे हो गया है। जब ये यूनिट आप लिख लोगे ना, यूनिट लिख लोगे कि कौन सी कट गई कौन सी बच गई, गलती होगी नहीं भाई किसी भी हालत में। तो हर हालत में यूनिट को लिखो भाई, कि मीटर है सेंटीमीटर है, अपने आप जो बता देगा कि भाई क्या कट गया क्या रह गया, और कौन सी मैं चेंज करूं कि अब उसको काट दूं। तो ये मीटर बच गया, सेंटीमीटर बच गया, तो मुझे पता है कि भाई इसको सेंटीमीटर बनाऊंगा तभी कटेगी, तो अपने आप घंटे में आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट लिख लिया करो, कोई भी गलती नहीं होगी भाई। दोबारा बता देता हूं भाई, स्पीड कौन सी लेनी है, स्पीड कौन सी लेनी है, मुझे पता है यही लेनी है भाई। तो सीधी सी बात है, स्पीड इस पाइप की है, तो इस पाइप का जो वॉल्यूम है वही स्पीड है, और जो भरना है वो डिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है कि नहीं। डिस्टेंस यानी कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम, और स्पीड यानी इस पाइप का वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं। डिवाइड करोगे, काटा पिट्टी है, टाइम आ जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। तो 20 क्वेश्चन हो गए हैं भाई, तो अब हम यहीं रोकते हैं भाई। और आप क्या है भाई, देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पिछले रिवीजन सेट में लिए थे और इसमें भी लिए, लेकिन फिर भी आपके अटके होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई उनको बार बार दोहराओ, ठीक है कि नहीं, फार्मूलों को दोहराओ, कंसेप्ट को दिमाग में बैठाओ, ठीक है कि नहीं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं भाई। तो जैसे वो ट्रेन बोट वाला था आपका, वो इंपॉर्टेंट टाइप थी। इधर आपका वो ट्राइंगल में आपका क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट वेरीफाई करवाने वाला था, ठीक है नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करो, ठीक है नहीं। और कम टाइम में करने की कोशिश करो भाई, ठीक है नहीं, कम टाइम में करने की कोशिश करो, तो हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो जरूर होंगे भाई, ठीक है। बाकी मुझे तो समझाना पड़ता है, आपके दिमाग में बैठानी पड़ती है बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः सभी को नमस्ते और आपको शुभकामनाएं भाई भविष्य की, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, धन्यवाद।